हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। हम आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, गुप्त साम्राज्य। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भेजें। चलिए हम लोग जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो इसका स्थापना कब हुए, कौन कौन शासक आए, कितने शासक शासन किए, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तो गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो कौशाम्बी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गुप्त लोग किस वंश के सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश जो है ना, किसका सामंत थे जी? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। उसका जो शासन काल था 240 से लेकर 280 ईस्वी तक था। फिर उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच बना। उसका जो शासन काल था 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किया। आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, यही सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, गुप्त वंश ने लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया। तो गुप्त वंश जो है ना, टोटल कितना वर्ष तक शासन किया है जी? तो 550 और 275, मतलब 5 और 7, लगभग 275 वर्ष तक शासन किया है, ठीक है। इस वंश की स्थापना जो है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया है? तो श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में की थी। इस वंश का पहला जो शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक था, कौन था जी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। ये सब कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठिएगा और ये सब नोट करते जाइएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये सब एक गुप्त वंश से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। तो गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। आगे देखिए, गुप्त वंश का जो प्रवर्तक कौन था? गुप्त वंश का जो प्रवर्तक था वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था, ठीक है। गुप्त वंश का जो प्रवर्तक था वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था, ठीक है। इन्होंने, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था जी। गुप्त संवत जो 319 ईस्वी में चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है गुप्त वंश के किस शासक ने गुप्त संवत चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था। कब चलाया था? तो 319 में चलाया था, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अगला जो शासक बनता है वो है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह होता है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह होता है, ठीक है। किनसे विवाह होता है जी? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह होता है। उन्हीं से उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त, जो एक बहुत महान शासक हुए, ठीक है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना, उसकी रचना कौन सा था जी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो विसेंट स्मिथ का रचना कौन था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें यह समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया है। क्या किया है जी? वह जो है उसकी वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर, मतलब कि बहुत खुशी हुए
और उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया। ठीक है, भारत का नेपोलियन की संज्ञा कौन दिया? तो B.A. स्मिथ, मतलब बिसेंट स्मिथ। क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है? कि किस इतिहासकार ने कहा? तो बिसेंट स्मिथ ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात को बोला गया है। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन काल के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन यहां से भी उठता है कि समुद्रगुप्त का जो शासन के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का भी उल्लेख मिलता है। जो समुद्रगुप्त का जो विजय का उल्लेख मिलता है, इस चीज किसे मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में विजयों का उल्लेख मिलता है। जो भी इन्होंने युद्ध किए और जो विजय प्राप्त किए, ये सब बारे में कहाँ चर्चा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अगला, जो समुद्रगुप्त के बाद जो शासक, महान शासक बनते हैं, उसका नाम जो है, उसका नाम क्या है जी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग लिखते जाएंगे और आप लोग कॉपी कलम निकाल ही लिए होंगे, हमें उम्मीद है। तो थोड़ा सा आप लोग इस टॉपिक का जो है, जो हम लिखाएंगे बोर्ड पर, इस हमको नोट करते जाइएगा। एग्जाम के बीच से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, गुप्त वंश का शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी का नाम है विक्रमादित्य। इन्होंने शासन किए थे 375 से 415 ईस्वी तक। इसका अन्य नाम मिलता है देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या मिलता है जी? देवगुप्त। ठीक है, दिल्ली में जो मेहरौली लौह स्तंभ का जो निर्माण है, किसने करवाया है? तो दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया है। यह जो है कुतुब मीनार के पास है। जो दिल्ली में जो मेहरौली लौह स्तंभ का जो निर्माण है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय करवाया है। और किसके पास है जी? तो कुतुब मीनार के पास है। किसके पास है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण करता कौन है? बताइए। निर्माण करता, जो कुतुब मीनार के निर्माण करता है, यह इसका जो स्थापना किया है, इसे निर्माण किया है, कौन किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन यहाँ भी सवाल उठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, किसका दास था? दास बोले तो गुलाम। यह मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी के 3 दास था, यालदोज, नसरुद्दीन कुवाशा और कुतुबुद्दीन। तीनों गुलामों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्वेश्चन और पूछता है कि बिहार और बंगाल को किस गौरी के किस गुलाम ने जीता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। खैर यह दिल्ली सल्तनत की बात है, हम लोग वहां पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानकारी के लिए आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, आइए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। शक विजेता क्यों कहा गया है जी? हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले उसका बड़ा भाई का नाम था रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या था जी? ध्रुव देवी। यह बहुत सुंदर थी। ठीक है, शक शासक रुद्रसेन तृतीय ने रामगुप्त पर क्या किए? आक्रमण बोल दिए। तो उन्होंने रुद्र सिंह तृतीय से रामगुप्त बोला, भाई हमको छोड़ दिया जाए और मेरा जो सुंदर पत्नी है आप उसको लेकर चले जाइए और हमको जान बख्श दीजिए। लेकिन यह बात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को यह अच्छा नहीं लगा, उसका छोटा भाई था। उन्होंने पहले क्या किया? पहले
रामगुप्त की हत्या कर देता है। उसके बाद में शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करता है, ठीक है, और उसके बाद में ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है, ठीक है। आइए हम जानते हैं पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा कौन था? रुद्र सिंह तृतीय, इसी को पराजित करता है। रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में प्राप्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का अनुमूलन, मतलब शक जो शक उस पर जो हावी था वो आक्रमण किया था, उसको क्या क्या समाप्त कर दिया। कौन समाप्त कर दिया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। शकों के पराजित करने के कारण उसको शकारी कहा गया। क्वेश्चन ये भी पूछता है किस गुप्त शासक को शकारी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? शकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शकारी कहा जाता है। शकारी कहा जाता है। शकारी कहा जाता है, ठीक है, शकारी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। जो शक को पराजित किया था उसी को उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का जारी करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी का सिक्का जारी किया, इसी को शकारी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, शकों को पराजित करने के कारण उन्हें क्या कहा? शकारी कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े इसी के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए। किसके उपलक्ष्य में? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में किस यात्री ने भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में किस यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में द्वितीय के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत आया था? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत आया था? तो उसका नाम क्या था जी? फाहियान। फाहियान, क्या नाम था जी? फाहियान था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है। हम लोग नवरत्न के बारे में हम लोग बोर्ड पर देखेंगे। आप लोग इस चीज को कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। उस समय के बारे में पूछता है कि कौन सा नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं थे। दे देगा सजाने अति करने के लिए 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन गायब कर देगा, उसमें आपको चुनना है। ये भी पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे वह जो न किससे रिलेटेड थे, ठीक है। तो पहला जो नवरत्न था, पहला नवरत्न के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला था कौन जी? कालिदास। कालिदास, इनका संबंध किससे? साहित्य। दूसरा था धन्वंतरी। धन्वंतरी का संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा से। धन्वंतरी का संबंध किससे था? तो चिकित्सा से संबंध था। तीसरा थे वरामिहिर।
वराह मिहिर। वराहमिहिर इनका संबंध किससे था? खगोल शास्त्र से। खगोल शास्त्र से। ठीक है। और चौथा क्या था जी? चौथा कौन थे? तो अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह इसको कोशकार बोलते हैं। कोशकार बोले तो लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं इसको। पहला कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर और अमर सिंह। और फिर कौन थे? अमर सिंह का संबंध किससे है? तो कोशकार, जिसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफी। अगला है छनपक। छनपक इनका संबंध किससे है? तो फलित जोशी से। फलित ज्योतिषी थे। जो सबका भविष्य देखता है ना, वही है फलित ज्योतिषी। आइए छठा। ये तो छठा हम लोग, छठा क्या? वरुचि। इनका संबंध किससे है? तो व्याकरणज्ञ थे। कौन थे जी? व्याकरणज्ञ थे। और सातवां कौन था? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट का संबंध किससे था? तो जादूगर थे। जादूगर। बेताल भट्ट का संबंध किससे था जी? जादूगर। पहला कौन थे? कालिदास, जो साहित्य से संबंधित थे। धन्वंतरी चिकित्सक से थे। वारामिहिर खगोल शास्त्र थे। अमर सिंह कोशाकार, जिसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। और छनपक किसे था? फलित जोशी से। वर्चु जो व्याकरण थे। और बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर। आइए 7 हो गया। दो गो और देखिए। दो गो कौन है जी? दो गो देखिए। आठवां घट पर कर। इनका संबंध किसे? कूटनीतिक थे। कूटनीतिक। इनका संबंध किससे था? तो कूटनीतिक था। और अगला था शंकु। नवमा कौन थे जी? शंकु। इनका नाम ही था शंकु। ये जो किससे संबंधित था? ये वास्तुकार था। आर्किटेक्चर बोलते हैं, वास्तुकार। इनका संबंध किससे? तो वास्तुकार, जिनको बोलते हैं आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है। आइए हम लोग जानेंगे। नौवो तो आप लोग याद, ठीक है। हम लास्ट में सबको रिवीजन कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम सबको रिवीजन कर देंगे। आप लोग सिर्फ खाली ध्यान से पढ़िए। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कहां था? आप लोग जवाब दीजिए। तो आप लोग जवाब दीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कहां था? शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कहां था? इसका जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कहां था? इसका जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र एक तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र और दूसरा क्या था? उज्जैनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में
शिक्षा का महत्वपूर्ण कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था और उज्जैनी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक कवि थे, उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक कवि रहते थे, कवि, उनका नाम क्या है? साव। साव का नाम है साव। क्या नाम है जी? साव। चंद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहते थे, उनका नाम है साव। और नवरत्न हम लोग पढ़े थे कि नवरत्न में 9 थे, उसमें अगर सबसे नवरत्न में अगर सबसे पूछा जाए सबसे प्रसिद्ध कौन नवरत्नों में से कौन थे, तो कालिदास थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कालिदास थे। ठीक है, कालिदास थे। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला जो शासक बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला जो शासक है, अगला शासक कौन बनता है जी? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कुमारगुप्त का ही एक अन्य नाम है, इसका एक और नाम है गोविंदगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के शासक को गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है, तो कुमार गुप्त को ही गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था जी? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था, उसका फिर उत्तराधिकारी कौन था जी? घटोत्कच था। घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का महान शासक कौन बने? तो चंद्रगुप्त प्रथम बने। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही विक्रमादित्य महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। फिर चंद्रगुप्त का विवाह किससे होता है जी? तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह होता है। उन्हीं से उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त का जन्म होता है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसने बोला था? विशेष स्मिथ ने बोला था। अपने किस कृति में बोला था? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बोला था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद में किसने लाया था? तो अकबर ने लाया था। अशोक निर्मित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौशाम्बी में था। अशोक जो निर्मित है प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है कहाँ था? तो कौशाम्बी में लाया था। अकबर फिर इसको इलाहाबाद ले आए। और इस स्तंभ पर किस मुगल वंश का, किस मुगल शासक का आदेश का वर्णन किया गया है? तो जहांगीर का किया गया है। एक और कवि है बिरबल, बिरबल का भी उसमें उल्लेख मिलता है। किसमें? तो प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, हम लोग नवरत्न जानते हैं। पहला कौन थे? कालिदास थे, बेताल भट्ट थे, छनपक थे, भरचू थे और घटपकड़ थे, शंकु थे, अमर सिंह थे, वारामिहिर थे। ठीक है, हम लोग नवरत्न के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, और गुप्त वंश के शासक को सकारी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? तो गुप्त वंश के किस गुप्त वंश के शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया है। किसके उपलक्ष्य में किया है? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जारी किया है। और क्वेश्चन पूछता है, किस गुप्त वंश के किस शासक को देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोग आज गुप्त वंश के बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुमारगुप्त से कल से स्टार्ट करेंगे और एक दो और वीडियो इस पर बनेगा। ठीक है, इसी कारण आप लोग जो है ना मेहनत करते रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को, ज्ञान भारती अड्डा 100 में। ठीक है, हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और
शाम को बायोलॉजी का क्लास देंगे, ठीक है, उसमें बायोलॉजी, और सोच रहे हैं कि हर संडे को करंट अफेयर्स लाएंगे, ठीक है, आप लोग के लिए करंट अफेयर्स। तो आप कितने लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सहमत हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।